हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस शिक्षक आईएएस। दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया था। 2-3 दिन से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे अपने कुछ पर्सनल वर्क्स थे। एक्चुअली मेरा खुद का एग्ज़ाम था, तो जिसके कारण मैं थोड़ा सा बिजी था, ऑक्यूपाइड था, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया तो आपका कंप्लीट ज़रूर होगा, कोई शर्तों के हिसाब से नहीं, ये कंप्लीट ज़रूर होगा और हो भी चुका है। इसके बाद सिर्फ आखिरी चैप्टर बचा है आपका, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी, और बस हमें वहीं तक पढ़ना है। उसके बाद का हमें जो पोस्ट इंडिया जो है वो इशू नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना। तो आज का जो लेक्चर ये है, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद कल जो है आपका फाइनल लेक्चर होगा मॉडर्न इंडिया का, जो कि कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं हर दिन, और आपके जेकेएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। और ये बार बार बोल चुका हूँ मैं कि ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया की वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं, दैट इज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब कांग्रेस को क्या लगा था, तब तो मास मूवमेंट जो तो नहीं था, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस था ना, मास इतनी अवेयर थी कि एक्चुअली फ्रीडम और नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म होता क्या है, उन्हें तो आइडिया ही नहीं था। तो उस टाइम में करता धरता ये जो डिसाइड करने वाले थे, ये सिर्फ मॉडरेट्स थे। और मॉडरेट्स कौन थे? जो कांग्रेस के थे, ठीक है, ऑल द बैरिस्टर्स, राइट, जिन्होंने कांग्रेस को चलाया और इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिवीजन संभाला। तो उस टाइम पर उनको लगा कि भाई वर्ल्ड वॉर में अगर सपोर्ट करेंगे तो भाई ये लोग हमें फ़ायदा कर देंगे, मतलब एज इन लाइक कि जो हम लोग कह रहे हैं हमारी डिमांड्स को ये लोग फुलफिल कर दें शायद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इन्होंने किया, उसके बाद कुछ नहीं, इन्हें ठेंगा दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन्हें कहा पागल हो गया क्या, हम लोग तुम्हें क्यों देंगे भाई? हाँ, वाई विल, अपने घर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है तुमने, इससे हमारी क्या गलती है? तो मुझ तक शायद मना करते तो शायद कुछ बात भी होती, तुमने तो सीधे बोल दिया कि हाँ ठीक है वी सपोर्ट यू, तुमने अपनी आर्मी भी दी, तो इन्हें कुछ गेन नहीं हुआ। तो उसके बाद से थोड़ा सा और धीरे धीरे समझ आने लग गया सबको कि जो कांग्रेस पीपल है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, ठीक है। और दे आर बिगर लायर्स, ये झूठ बहुत बोलते हैं। दे आर गुड एट ब्रेकिंग द प्रोमिस, दे आर गुड एट ब्रेकिंग द वर्ड्स। ये लोग अपनी बातों को खुद ही टाइम के साथ बदल देते हैं। तो नाउ इज़ द एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अभी तक सोशलिज्म है ना, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, और जो एक यूथ जो होता था, जो एक रेवोल्यूशनरी फेस आना था, क्योंकि नाउ वी हैव रीच ऑन 1939। और आपको पता है कि 1947 से ही पहले आपका जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है, राइट, 26 नवंबर 1949। तो अब देखिए कि अब हम लोग बहुत करीब हैं, है ना, आज़ादी के बहुत करीब हैं। तो इस टाइम पर क्या है कि अब नए नए आइडियाज़ थे, तो हर किसी का अब यहाँ पर एक इंसान अपने आइडियाज़ को थोप कर नहीं चल सकता था किसी पर, राइट, बिकॉज देयर नाउ देयर वॉज गांधी ऑल्सो, Nehru, Subhash Chandra Bose, right? So bigger names were now on the table, right? So not nothing can be done with the whims and the wish of any one person. It has to be conciliated with everyone. तो भाई नेशनल सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सीधा सा इसका ये सारा आप ये समझिए, इस टाइम पर ये कहा गया कि भाई कि आप सपोर्ट दीजिए। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आप कंडीशंस पहले लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, हमारे साथ एग्रीमेंट बनाइए कि आप हमें फ्रीडम दे देंगे, तरीके से आप हमें आज़ादी दे देंगे, हमारा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं आपका, CWC मीटिंग एट वार्धा, ठीक है। गांधी जी को भाई बड़ी वो थी, देखो लिखा हुआ है, हु हैड ऑल सिंपैथी फॉर ब्रिटेन इन दिस वॉर, मतलब ब्रिटेन के लिए सिंपैथी भी थी गांधी जी को। सोचिए, आई मीन जिसने हम लोगों को इतना मारा धारा है उसके लिए गांधी जी को सिंपैथी थी। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व है और उसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है उसके सोल्जर्स का। तो बड़ी अजीब सी अटपटी सी बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। अजीब सा लगता है कि यार चल क्या रहा था, फासिज्म क्या था, और हमारे जो नेशनल पावर्स थे वो क्या सोचते थे, क्या उनका मतलब एक आइडियोलॉजी थी। इसीलिए मैं हमेशा जो हमारे जो बंगाल के जो जैसे कि बाकी के जो लीडर्स वगैरह हो गए थे, इन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अब हम लोग चलते हैं, बिकॉज ऑफ द डिसलाइक ऑफ द फासिस्ट आइडियोलॉजी एडवोकेटेड एन अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलाइड पावर्स। अब देखिए, इनको फासिज्म नहीं पसंद था, इनको फैसिज्म पसंद नहीं था, ठीक है, आइडियोलॉजी, तो इसलिए इन्होंने ब्रिटेन का सपोर्ट में रखा, क्योंकि इनको लग रहा था कि यार फासिस्ट आइडियोलॉजी एटलीस्ट इंग्लैंड तो फॉलो नहीं करता है। तो ये चीज़ पता नहीं दोहरापन था एक आइडियोलॉजी में, खुद में सोचने में, जहाँ पर इतना कुछ कर दिया था आपकी कंट्री में, वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी भी आपके लिए वो नहीं रहनी चाहिए, दयादृष्टि नहीं रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए, तो अब हुआ सुभाष चंद्र एंड अदर सोशलिस्ट। अब इन लोगों का क्या कहना था, यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं आपका। ये देखिए एनालिटिकल और ये मेंस का है बेसिकली। मैं आपको अगर बताऊँ तो लास्ट के चैप्टर्स है ना, उसमें कुछ ही फैक्ट्स हैं और ये सारा मेंस का मटेरियल ज़्यादा है। हाँ, जब जेकेएस का मेंस होगा तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव रिटन मेंस एंड मेनी टाइम्स एंड आई कैन हेल्प यू। आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग, आई हैव इवेलुएटेड more than 1,000 copies,
एंड मोर देन 300 कॉपीज ऑफ एसे राइटिंग। तो मैं आप लोग काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शर्त है ये कि पहले उससे पहले आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़िए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Jawaharlal Nehru was not ready to accept the opinion of either Gandhi or of the socialist. He was clear in his mind about the difference between democratic values and fascism. उनको पता था कि डेमोक्रेसी क्या है और फैसिज्म क्या है। जवाहरलाल नेहरू को ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं थी। और देखिए ये काफ़ी यूथ है, तो इनको और सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी माना जाता था, एक तरीके से फ्रंट फेस माना जाता था चीज़ों को लेकर के, ठीक है, यूथ फेस माना जाता था। तो भाई सोशलिस्ट को भी सिंपैथी जो थी वो बेसिकली गांधी जी के कहने पे या जो हमारे कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, है ना, उन लोगों के साथ सुभाष चंद्र बोस का भी ये कहना था कि भाई सिंपैथी तो हमें है नहीं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस बार अगर हो तो ये तरीके से एक एग्रीमेंट करके दे और हमें फ्रीडम दें, ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही थी कि भाई ये सबसे सही टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन काफ़ी बिजी होगा, तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, मतलब कि अभी चालू कर दो मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस आपको पहले ही हो चुका था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह करना चालू कर देते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस तो टॉप प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो ये सब है, इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। अब देखिए 1739 को, अक्टूबर 1739 को मुस्लिम लीग जो है, गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली तो पहले करी चुकी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, तो भाई जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हम ब्रिटिश वॉर में जो है अब नहीं चाहते हैं कि हम इंक्लूड हों, क्योंकि आप लोग कुछ हमें दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट्स हिडन एजेंडा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ जो है कि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आप खुद समझ सकते हैं। हिडन एजेंडा ये था कि भाई वॉर में ले लो लोगों को, इंडियंस को ले लो वॉर में, सपोर्ट ले लो, उसका जो होगा देखा जाएगा बाद में, कर क्या सकते हैं ये लोग, है ना, बेवकूफ़ बन जाएंगे दोबारा के वैसे के वैसे, जैसे हम लोग बनाते आए हैं इन लोगों को। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनने का ज़्यादा दूर दूर तक हिसाब नहीं है। मेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें से पॉइंट्स निकालिए टॉपिक वाइज और नोट्स बना के रखिए। चलिए, डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट मास सत्याग्रह। अब देखिए लेनिनको स्टेटमेंट के बाद जो था, अब लोगों का क्या है कि कुछ कहते थे कि भाई सत्याग्रह भी करना चाहिए, कुछ कहते थे कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं अभी। तो ट्रूथ स्ट्रगल ट्रूथ वाला हिसाब था ना, किसने कहा था, ये कहा था आपके नेहरू साहब ने, ठीक है। नेहरू साहब ये कहते थे कि भाई कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल होना चाहिए, अब बीच में रुकना नहीं है, हम लोग उस जगह पे नहीं रहे हैं अब कि रुक जाए बीच में मास मूवमेंट को, अब फिर दोबारा से इनिशिएट कर, क्योंकि इनिशिएट करने में भी ना लोगों को दोबारा रिवाइव करने में समय लगता है। सही था उनका भी थॉट एक, ठीक है। चलिए, गांधी एंड सपोर्टर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इमीडिएट स्ट्रगल। गांधी जी तुरंत स्ट्रगल करने के लिए फेवर में नहीं थे, क्यों भाई, क्योंकि अलाइड कॉज वॉज जस्ट, मतलब ब्रिटेन का जो कॉज था वो जस्टिस था, वो जस्ट था, मतलब वो सही था, जो वॉर में थी वो सही था। कॉम्युनल सेंस, अरे यार अगर उनका फासिज्म वहाँ पर है, उसके अगेंस्ट ब्रिटेन लड़ रही है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कॉलोनिज्म इंडिया में है और कितना कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर, तो आप किस थ्योरी को लेकर के कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आप इमोशनल चीज़ों को हो रहे हैं एक आइडियोलॉजी को लेकर के, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में ब्रिटेन ने कितनी आइडियोलॉजीज की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आप ये कह रहे हैं कि फासिज्म के अगेंस्ट था, खड़ा हुआ था, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि आपका घर ही उसने खत्म कर दिया है। उस आइडियोलॉजी का आप क्या करेंगे, अच्छा तो मतलब ठीक है वहाँ का फासिस्ट के अगेंस्ट है तो इसलिए मैं उसके उसके साथ हूँ, मेरे घर पे कर रहा है तो कोई नहीं यार, ये तो बाद में सुलटा लेंगे, पहले तुम वहाँ का सुलटाओ, क्या अजीब थिंकिंग है यार ये, है ना। चलिए, कॉम्युनल सेंसिटिवनेस एंड लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो था ही, कुछ था ही नहीं, राइट्स होने लग गए थे, ये पता ही था आपको कि अभी तक हिंदू मुस्लिम कुछ रहा ही नहीं था। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन शेम्बल्स, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बात ही छोड़ दीजिए, कुछ लस्ट आ चुका था इन लोगों को, कोई लेना था ही नहीं अब चीज़ों से लेकर के, ठीक है। तो भाई हुआ ये था कि इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही बोला कि भाई हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कंप्लीट फ्रीडम तो भूल जाइए, सपना है आप लोगों के लिए, ये फिर इन लोगों ने कहा था, ठीक है। अब देखिए रामगढ़ सेशन हुआ था कांग्रेस का, किसने प्रिसाइड किया था इन्हें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद मत लिख दीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब हुआ था, 1940 में हुआ था, प्रिसाइड किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि सब कुछ गांधी जी पर छोड़ देते हैं, कि भाई इनको करना है सत्याग्रह तो ये अपने हिसाब से करे, ठीक है, और नहीं करना है तो यही डिसाइड करे सब कुछ, हम लोग तो चुपचाप बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब हाउएवर जवाहरलाल नेहरू reiterated दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया मस्ट बी अ प्री कंडीशन फॉर कांग्रेस सपोर्ट टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। बता चुका हूँ मैं आपको, ये तो बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे थे कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस यही होने चाहिए कि अगर हम लोग वॉर में दे रहे हैं लोग अपने, तो पैसा आप लोगों को हमें इंडिपेंडेंस देना होगा, एंड दैट आल्सो नॉट डोमिनियन स्टेटस, दैट विल बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वराज स्वराज वो सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो था ना, अब हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबर लिबर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, वो वाला हिसाब है इसमें, ठीक है। तो चलिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन, भाई यहाँ पर आ गए एक
बड़े कोई बुद्धिजीव थे कोई, ये उनके बारे में क्या बात करना। इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन निकाल दिया लाहौर में 1940 में कि भाई पाकिस्तान बनाएंगे, हैं पाकिस्तान बनाएंगे, अलग से बनाएंगे कंट्री मुस्लिम्स के लिए। यहीं से आग लगना चालू हो गया था, और आग तो पहले ही लगी हुई थी। खैर यहाँ बस चिंगारियाँ और बढ़ती जा रही थी। अगस्त ऑफर, अब देखिए अगस्त जो था, ये अगस्त वहाँ के जो आपके एक अपॉइंटेड ऑफिसर थे, ठीक है, दी अगस्त ऑफर। और इसमें क्या लिखा गया था, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि अगस्त ऑफर में हैं क्या क्या चीज़ें थी, और 1940 को ये हुआ था। ये चीज़ें याद रखिएगा, टाइमलाइन के हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे कि कांग्रेस की डेट क्या थी, मतलब रामगढ़ सेशन का डेट क्या था, ठीक है, आपका अगस्त ऑफर कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब हुआ था, ये टाइमलाइन आपको पूछा जा सकता है। तो भाई इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। अब देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर कि डोमिनियन स्टेटस, अगेन दे टॉक्ड अबाउट द डोमिनियन स्टेटस, नॉट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ चाहिए था हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था हमें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ भी की। और डोमिनियन स्टेटस पहले भी बात हो ही रही थी, पता ही है आपको ये चीज़ है, डोमिनियन स्टेटस की बातें पहले भी हो रही थी। तो कोई बड़ी बात इन लोगों ने कही नहीं 1940 में, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एक्सपेंशन ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। अब यहाँ पर एक नई बात कही गई कि भाई इस बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हु वुड बी ड्रॉन फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, अब मेजॉरिटी कितना 90% तो नहीं है ना, ये तो नहीं है कि 90% होगा, मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50%, दैट विल बी अ मेजॉरिटी। मतलब 55% या 52% दैट विल बी मेजॉरिटी, और 49% आपका ब्रिटिशर्स, ठीक है, और 51% आपका इंडियंस। इसको कहते हैं मेजॉरिटी। ये मत समझ लीजिएगा कि यार 60-70% हो गया तो मेजॉरिटी में हो गया, नहीं वो नहीं, इट्स नॉट दैट, ओके। चलिए उसके बाद सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर वेयर मेनली इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन सब्जेक्टिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इन्होंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ अपनी, जहाँ पर आप लोग डिसाइड करोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओगे, कैसे बनाना है कैसे बनाना सब आप पर है। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ माइनॉरिटीज को निकाले बिना नहीं बना सकते हैं, ये कंडीशन थे इन्होंने। चलिए रिस्पॉन्स आ गया, डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज दैट्स वन, ऑब्वियसली ये होना ही था, पहले से डोमिनियन स्टेटस बोलते हुए आ रहे हो यार, कितना टाइम पहले से यार, नेहरू के टाइम से आप बोलते हुए, जब से नेहरू ने अपना 1927 में दिया था या 1926 में, जो भी उस टाइम पे दिया था उसने अपना नेहरू रिपोर्ट दिया था, तभी से डोमिनियन स्टेटस की बातें चल रही है। तो अभी आपने क्या उखाड़ लिया भाई, अभी आपने ऐसा क्या बोल दिया नया कि लोग कहें कि नहीं हो वाह वाह वाह, इस बार तो भेज ही देते हैं, इस बार तो साला हो ही गया काम सारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डोड एज डोरनेल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेड डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज एन डोरनेल। तो ये याद रखना है आपको, नेहरू, और फॉर व्हाट ही सेड डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज एन डोरनेल, फॉर अगस्त ऑफर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है पर्सनैलिटी रिलेटेड में, ठीक है। चलिए इधर देखिए, मुस्लिम लीग वेलकम दी वीटो एश्योरेंस गिवन टू, ये मुस्लिम लीग जो था ना, ये सबसे बड़ा, इसको हमेशा ये चाहिए था कि भाई मेरा काम हो जाए पहले, पाकिस्तान बन जाए, बाकी दुनिया जहाँ बाहर में जाए, पहले पाकिस्तान बन जाए, इसको यही थी, इसको अपनी पड़ी हुई थी बस, ठीक है। चलिए इवेलुएशन किया, कोई ज़रूरत नहीं है, इवेलुएशन कर चुके हैं हम लोग। इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब कि आप अपने हिसाब, अपना खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप खुद से आप सत्याग्रह करना चालू किया। सत्याग्रह के रूल्स और नॉर्म्स पता ही हैं आपको, बता ही चुका हूँ मैं। गांधी जी का नॉन वायलेंस हो गया, ट्रुथफुल हो गया, पाथ फॉर ट्रुथफुलनेस, और किसी को मारना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना ठिकाना, जो भी एक इम्प्रैक्टिकल बातें कुछ कुछ ज़्यादा होती हैं, वो सत्याग्रह में गांधी जी ने लिख दी थी, छपा दी थी। चलिए तो भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हुआ, और उन लोगों ने कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई अपना अपना इसको चालू करना है वो कर दें, लेकिन नॉन वायलेंस सर्वप्रिय ना, सब टॉप प्रायोरिटी पे नॉन वायलेंस रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दिल्ली चलो मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का अल्टरनेट नेम क्या है, दिल्ली चलो मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर वॉक करते करते या पूरे इंडिया को रिवॉल्व करते हुए जहाँ से लोग दिल्ली पहुँच रहे थे, जहाँ पे दिल्ली पे ऑफिस था आपका, है ना, वहाँ जाकर के सामने प्रदर्शन करना था, तो दिल्ली चलो मूवमेंट कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। विनोदा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर द सत्याग्रह एंड नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, दैट वाज विनोदा भावे, याद रखिएगा, ठीक है। गांधी डेजिग्नेट्स नेहरू एज ए सक्सेसर। अब देखिए गांधी जी जो है, अब वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा देखो यार हमसे तो चल नहीं पा रहा है, अब नेहरू को बना देते हैं, वो करेगा सारा का सारा काम। तो नेहरू जी ने अपनी डिमांड्स रख दी कि गवर्नमेंट से कॉपरेशन तभी होगा जब तक हमने को फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है वॉर के बाद, और पावर जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए इमीडिएटली, ऐसा नहीं कुछ कि टाइम और फ्रेम ही नहीं दें आप हम लोग को,
इमीडिएटली पावर ट्रांसफर होना चाहिए वॉर खत्म होने के बाद। नेहरू बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए नेहरू और गांधी में भी बड़ा फर्क था। गांधी जी क्या कहते थे? कहते थे कि इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप डालेंगे तो बर्बाद कर देगी कंट्री को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में हर चीज़ हो। सोशलिज्म, राइट, ही वांटेड सोशल, जैसे कि रशिया में जो पहले आपका था, और जो मार्क्सिज्म और ये सब जो कहते थे कि भाई जो प्रॉपर्टी है ना, उसके सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास हो, प्राइवेट कुछ रहे ही ना, ताकि कंपटीशन ही ना रहे। ठीक है, नेहरू जी का था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी को ख़त्म करेगा, इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देगा, और ये इकोनॉमिक्स में चलेगा, तो फिर इस गाना करने की जरूरत है नहीं हम लोगों को। ठीक है, चलिए ये था। एक याद रखिएगा कि हु रॉट द बुक द गुड बोटमैन और द राइटर ऑफ द गुड बोटमैन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक द गुड बोटमैन। बोट, बोट, याद रखिए कि बोट क्या हो गया आपका, नाव हो गया। नाव राजमोहन गांधी, तो गांधी जी नाव पे जो राज किया करते थे गांधी जी नाव पर, इसे से याद रखिएगा कि राजमोहन गांधी वॉज अ पर्सन हु रॉट द बुक द गुड बोटमैन। चलिए अब क्रिप्स मिशन आए। ये क्रिप्स जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये हाउस ऑफ कॉमन के लीडर थे। इन्हें भेजेगा 1942 में। 1940 में आपका कौन आया था? अगस्त ऑफर हुआ था। 1942 में कौन आया आपका? क्रिप्स मिशन हुआ। क्रिप्स मिशन में भी भाई वॉर को लेकर के फिर एक कॉपरेशन होना चाह रहा था कि भाई आप ये सुनिए, ये करिए और भेजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो फिर क्रिप्स मिशन था कि प्रेशर था ब्रिटेन से, है ना, कि इंडियन कॉपरेशन चाहिए आप लोगों को। इंडियन नेशनलिस्ट ऑलरेडी एग्रीड हो चुके थे कि भाई ठीक है, अगर पावर ट्रांसफर कर देते तो हमारा सपोर्ट है आपके पास, खुश रहिए। मेन प्रपोजल जो बोला गया, आपको याद रखिए, पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि वाई। मेन प्रपोजल्स, व्हाट वाज सेड इन क्रिप्स मिशन। डोमिनियन स्टेटस फिर दोबारा से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फिर वही बात। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कंडीशंस। अब इन्होंने कर दिया कि भाई आप जो बनाएंगे, पहले इन्होंने माइनॉरिटी की बात की थी, अब इन्होंने कहा कि दो कंडीशंस हैं, आप जो प्रोविंस नहीं होना चाह रही है इंटीग्रेट इंडिया के साथ, वो ना हो, ठीक है, और एक ट्रीटी साइन कर लेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर का, ठीक है। अब डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट एंड इंटीग्रेशन, मतलब दो नई चीज़ें इन लोगों ने बोली, बाकी तो डोमिनियन स्टेटस जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग था वो तो वैसे का वैसे ही रह गया ना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सोलली इन द इंडियन हैंड्स नाउ एंड नॉट मेनली इन इंडियन हैंड्स। सोलली मतलब कि अब कंप्लीटली आप ही बना सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका डिफरेंट उठ सकता है, वॉट वर द डिफरेंसेस बिटवीन अगस्त ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ कॉन्क्रीट प्लान वॉज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट दिया गया था और किसी भी प्रोविंस को बोला गया था कि भाई आप नहीं होना चाहते इंटीग्रेट तो ना हो, और फ्री इंडिया कुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा संभावनापूर्ण है इसकी। वाई क्रिप्स मिशन फील्ड बता चुका हूँ, डोमिनेंट स्टेटस था, प्रिंसली स्टेट्स को दे दिया गया था, राइट टू प्रोविंस से सीट दे दिया था। अब भाई ये इंडिया में इतनी जगह है, आप सबको राइट दे देंगे, सबको अपनी कंट्री नहीं बना लेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी थी। फिर दोबारा से डिवाइड एंड रूल वाली बात हो गई थी ब्रिटिशर्स की, तो यही चल रहा था। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब आपको समझ आएगा। अब मुस्लिम लीग जो है भाई, क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन, ये तो क्या बोलूँ मैं, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान चाहिए था, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस तो यही कि भाई सिंगल इंडियन यूनियन होना ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं इंडिया, हमें तो पाकिस्तान चाहिए भाई अपना। डिड नॉट लाइक द मशीनरी, थॉट दैट द प्रपोजल्स डिनाइड द मुस्लिम्स, ये सब बेकार के पॉइंट्स हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। टू बी अगेंस्ट द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, द हिंदू डिप्रेस क्लासेस थॉट दैट पार्टीशन वुड लीव देम एट द मर्सी ऑफ द कास्ट हिंदूज। अब देखिए, वही बात है कि यहाँ पे हिंदू महासभा, वो भी अलग बेवकूफ़ी करने में लगा हुआ था। इसको, ये तो हिंदू महासभा था ना, यहाँ पे भी बुद्धि नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको भी कोई लॉजिक नहीं दिखता था, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मुँह उठा के बोल देंगे। जैसे कि मुस्लिम लिखता है, कुछ भी मुँह उठा कर बोल दिया, वैसे हिंदू महासभा थी, कुछ भी मुँह उठा कर बोल दिया, ठीक है। अब द हिंदू महासभा क्रिटिसाइज द बेसिस ऑफ राइट टू सेक्स, ठीक है, ये आपने सही कहा, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें सपोर्ट किया ना। साइमन कमीशन जब आया था तो इन लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, उसको सपोर्ट किया था, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हिंदू महासभा कहीं मैटर ही नहीं करता है। इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, ये कहीं मैटर नहीं करता है ना। मुस्लिम लीग के कुछ पॉइंट्स मैटर करते हैं, हाँ, कुछ 14 पॉइंट जो जिन्ना ने बनाए थे अपने, वो याद रखिएगा, और मुस्लिम लीग का कुछ पार्टी किसने बनाई है, और एक शिमला एग्रीमेंट था आपका, ठीक है, मॉन्टेक चम्स और रिफॉर्म्स के टाइम पर। बस कुछ चीज़ें मुस्लिम लीग की याद रखनी है, बाकी ये दोनों ग्रुप से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछेगी, नेगेटिव चीज़ों के बारे में थोड़ा कम पूछेगी वो आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चर्चिल थे उस टाइम पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, या जो आपका दूसरा ये था, आई मीन क्रिप्स मिशन जब आया था, तो उस टाइम पर जो आपकी गवर्नमेंट थी उस टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट वाज एमरे, एंड लेनिन लुगो जो थे वो वाइस रॉय थे। ये क्वेश्चन
पीसीएस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर पेपर टफ आया तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, यही चीज़ें चल रही थी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कल दूसरे चैप्टर में हम लोग चालू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ पढ़ते रहिए, ज़्यादा गुस्से मत रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जीवन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ सांसें थोड़ी लंबी करिए और होगा, योगा से ही होगा, है ना। चलिए।